नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे शो टॉक विथ न्यूज़स्टार पर वंशिका त्रिपाठी के साथ। इस शो की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले आपको एक शायरी सुनाना चाहते हैं। इस शायरी से हमारे जो दर्शक हैं वो थोड़े प्रेरित हों और कुछ कर गुजर जाने का जज्बा उनके अंदर ज़रूर आए। तो अर्ज़ किया है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदलते हैं, वक्त से लड़कर जो नसीब बदलते हैं, वो इंसान जो अपनी तकदीर बदलते हैं। कल क्या होगा किसको सोचना है, कल क्या होगा किसको सोचना है, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। आइए आपको एक ऐसी ही पावरफुल पर्सनालिटी, ऐसे शख्स से रूबरू कराते हैं जो कि एक कॉरपोरेट ट्रेनर के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और इनकी जो सीमा है ये सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है, वो एक सिंगर भी हैं, एक राइटर भी हैं और एक कंसल्टर भी हैं। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है आज के हमारे शो टॉक विथ न्यूज़स्टार पर। सर सबसे पहले तो आप प्लीज़ बैठिए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। तो सबसे पहले सर हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि आपको इस शो का टॉक विथ न्यूज़स्टार का हिस्सा बनकर के कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैंने पहले भी जैसे ही आपके ऑफिस से फ़ोन आया तभी मैंने कह दिया कि कब है और मुझे पहले से बता दीजिए ताकि मैं उस डेट पर अपना बाकी सारा काम किनारे करके इसके लिए तैयारी कर सकूँ कि उस दिन मुझे पहुँचना है। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। चलिए शुरू करते हैं। हम सर से कुछ तीखे सवाल पूछेंगे और उनका जवाब भी लेंगे और कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो सवाल हम सर से पूछ रहे हैं और जो जवाब हमें मिलने चाहिए वो दर्शकों को भी बेहद पसंद आए और इससे वो सहमत भी हों। तो सर हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आप एक कॉरपोरेट ट्रेनर हैं, आपके सर दिमाग में ऐसी कौन सी घंटी बजी, ऐसा क्या आया कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बनने की राह पर चल पड़े? वंशिका, ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा दिमाग में नहीं आया। स्टूडेंट से मैंने शुरुआत करी थी, उनको पढ़ाता था और ज़्यादा फोकस मेरा इस पर होता था कि उनको अवेकन करें, उनको अवेयर करें, उनको कुछ इस तरीके की बातें बताएं कि वो अंदर से मजबूत बने। और ये सारी चीज़ें बताते बताते, क्योंकि ये क्लासेस भी मेरी बहुत पॉपुलर होने लगी और मैं मेन मुद्दे से भटक के सिर्फ इसी पर आ गया। और बाद में मुझे पता चला कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक करियर है और ऐसे लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर कहा जाता है। ये तो मुझे कुछ एक साल के बाद पता चला। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पे। उसके पहले हम ये आपको बता देते हैं कि जो हमारी दुनिया है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो कई भागों में बटे हुए हैं। जैसे कि हम दो भाग ही मान लें कि दो भागों में बटे हुए हैं। एक 10% वाले लोग हैं और दूसरे 90% वाले लोग हैं। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, हम पूछने जा रहे हैं दीपक जी से कि दीपक जी आप ये बताइए कि क्या रीज़न है कि जो 10% वाले लोग हैं वो एक कामयाब इंसान है, वो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, उनके पास इतनी पावर है कि वो किसी चीज़ को बदल सकते हैं अपनी पावर से, अपने पैशन से, अपने पैसों से। और जो 90% वाले लोग हैं वो टोटली डिपेंड हैं इन 10% वाले लोगों पर, वो चाह कर भी इस जंजीर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो सर इसका क्या रीज़न है कि वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं? एक्चुअली जैसे अभी आपने कहा कि वो चाह कर भी बाहर नहीं आए, कुछ जो चाहते हैं वो बाहर आ जाते हैं और बाकी लोगों के साथ जो दिक्कत है, जो जंजीर है, वो कहीं बाहर से फिज़िकली कहीं कुछ नहीं लगा हुआ है, ये मेंटल जंजीर होती है। और बचपन से ही उनके घर में, फिर उसके बाद सोसाइटी में, फिर वो जहाँ काम करते हैं, उनके जो एम्प्लॉयर होते हैं, वो भी हर कोई उनको यही चाहता है कि वो बस उसी लेवल पर बने रहें। और घर में भी आपने ध्यान दिया होगा, बचपन से ही हर समय घर के अंदर माँ बाप भी यही बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जैसे ही किसी ने थोड़ा सा अलग हट के सोचना या करना शुरू करा, तुरंत उनके दिमाग से या उनके ज़बान से ये निकलता है कि बहुत बड़ा अपने आप को तुम APJ अब्दुल कलाम समझ रहे हो, तुम अपने आप को सुभाष चंद्र बोस समझ रहे हो। फिर कुछ इस तरीके के तीखे व्यंग्यात्मक स्टेटमेंट आते हैं पेरेंट्स की ओर से, गार्डियंस की ओर से कि अपने आपको अपने दोस्त से कंपेयर मत करो। तुम्हारे दोस्त के पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पास इफरात पैसा है, लेकिन तुम्हारे पिताजी का लेवल वो नहीं है। मैं एक एक पैसा कितनी मशक्क़त से कमाता हूँ, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो और बहुत ज़्यादा उछला ना करो।
बस इस तरीके से रहो कि किसी प्रकार से चल जाए, सारा काम चल जाए। तो उन्हें बचपन से ये सिखाया जाता है, तो घर के अंदर की वो जंजीर वो नहीं तोड़ पाते। और जैसे ही वो कहीं पर जब एम्प्लॉयड होते हैं, कहीं जाते हैं वो, और चाहे जॉब के लिए, तो उनका एम्प्लॉयर भी हर समय उनके साथ वही बिहेव करता है कि तुम जीवन में, जो कि डायरेक्ट वो भले ना कहे, लेकिन उसका बिहेवियर ऐसा ही होता है कि तुम हमेशा सिर्फ 10, 20, 25 हज़ार की नौकरी के लिए ही बने हो, और मैं बहुत बड़ा कॉरपोरेट। तो वहाँ भी उसको यही मिलता है, इसलिए लोग इससे बाहर नहीं आ पाते। लेकिन ये बात ज़रूर है, कुछ लोग जो इसको तोड़कर, इस जंजीर को तोड़कर बाहर आना चाहते हैं, वो बाहर निकलते हैं। और बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे कि लोगों ने फर्श से अर्श तक की दूरी अपनी मेहनत, अपनी मशक्क़त, अपनी काबिलियत से तय करी है। तो सर, आपने कहा कि शुरुआत घर से ही होती है, राइट? तो आप पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें मत सिखाइए या उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें मत डालिए कि वो आगे चल के उनके लिए ही परेशानी का एक हिस्सा बन जाए। तो ऐसा पेरेंट्स को क्या निर्देश देना चाहेंगे इसके माध्यम से? देखिए, कई एक ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को लगता है कि वो सही कर रहे हैं, गार्डियंस को लगता है वो सही कर रहे हैं। जैसे मैं छोटे बच्चों की बात लूँ, और मैं आपसे भी कहूँगा कि इस पर थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा कि पेरेंट्स अक्सर जब ये कहते हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, क्या बच्चा पढ़ने लगता है? और जब ये कहते हैं मत खेलो मत खेलो मत खेलो मत खेलो, तो क्या खेल से वो दूर हो जाता है? उल्टा होता है इसका। मत खेलो और राउंड द क्लॉक वो हर समय जैसे ही मौका मिलता है खेल में लग जाता है। पढ़ो 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 पढ़ो, और बच्चे क्या होता है, पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं। ज़्यादातर बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे 100% नहीं। तो पहली गलती तो यही हो गई कि वो फार्मूला जो एक ज़माने से सुपर फेल्योर रहा है, उस फार्मूले से वो बाहर निकल ही नहीं पाते, और अभी भी उसी चीज़ को कि नहीं पढ़ेगा तो तभी कुछ बड़ा अच्छा कर पाएगा। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल पढ़ेगा तभी कुछ अच्छा कर पाएगा। खेलना पढ़ना दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन एक पेरेंट्स को एक बैलेंसिंग बनानी चाहिए। जब हर समय आप ये कह रहे हो कि मत खेलो, कभी तो ये भी कहो कि देखो बेटा, ऐसा है कि ये अब तुम्हारे खेल का टाइम है, नहीं आप पढ़ो, अब इसको पढ़ाई बंद करो और अब तुम जाओ 1 घंटे खेल करके आओ, उसके बाद पढ़ना। तो शुरुआत कुछ इस तरीके की होनी चाहिए पेरेंट्स की भी, कि बच्चों के साथ मिल करके वो कुछ ऐसा वो बनाएं कि हर समय उन पर हुकूमत ना चलाएं। कि पेरेंट्स और गार्डियंस को बस एक चीज़ ये लगने लगता है कि बच्चों के ऊपर हुकूमत चलाना है, तो कायदे से वो बच्चों के ऊपर हुकूमत नहीं चला रहे, बल्कि उनके अंदर एक ये कहें कि राजा या महाराजा छुपा होता है। अब किस पर वो हुकूमत चलाएं? तो सबसे आसान टारगेट उन्हें कौन लगता है? बच्चे। तो शासन करने लगते हैं। लेकिन सर, इसी के ऊपर मेरा एक और सवाल दिमाग में मेरे आ रहा है कि अनुशासन सर बहुत महत्वपूर्ण होता है, और लोग कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं सबसे जो उनका पहला टीचर होता है, जो उनका पहला गुरु होता है, वो उनके माता पिता होते हैं। माँ उन्हें घर में क्या चीज़ें होती हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आजकल के जनरेशन में सब एक बराबर हैं। तो ये धारणा काफ़ी हद तक अब कम हो चुकी है कि नहीं, लड़का बाहर ही काम करेगा, लड़की घर में ही काम करेगी। ये धारणा काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो माँ जो रहती है वो बताती है कि बेटा आप लड़कियों का सम्मान करिए, उनके पूरे अनुशासन को वो बताते हैं, क्योंकि अनुशासन भी बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो कहीं और ही निकल रही है। तो सर, अनुशासन में मैं ये समझती हूँ कि डांट फटकार, माँ बाप की डांट फटकार भी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, उनकी ज़िंदगी को लेकर हो, या उनके प्रोफेशन को लेकर हो। हाँ, कहीं ऐसे माँ बाप भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, कहीं ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो उनके ड्रीम्स को दबा देते हैं। कि अगर कोई लड़की बोल रही है कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, या मुझे आगे चल के कुछ बनना है, इस फील्ड में जाना है, तो दब जाती हैं वो लड़कियां, दब जाती हैं, मैं ये भी मानती हूँ। लेकिन सर, मेरा मानना ये है कि अनुशासन भी काफ़ी ज़रूरी है। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, हुकूमत सही चले इसके लिए अनुशासन ज़रूरी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हुकूमत निरंकुशता से भी चलती है, और तमाम ऐसे जो है कि निरंकुश राजा महाराजा भी हुए हैं जिन्होंने हुकूमत चलाई है और पूरे किंगडम को, पूरी प्रजा को बर्बाद भी किया है। तो लेकिन हुकूमत तो वो भी कर रहे हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो अनुशासन आप कह रहे हो मैं उसका पक्षधर हूँ। लेकिन होता ये है कि जब हमारी हुकूमत इस तरीके से चलने लगे कि मैं जो कहूँ बस वही सही।
या मैं कहूँ कि अनुशासन के साथ हुकूमत चलाने के लिए ये मुझे पता होना चाहिए कौन सी बात सही है, कौन सी गलत। और अक्सर पेरेंट्स बस ये कर देते हैं कि उनको कोई बात अगर गलत लग गई, उनको बस, या वो किसी और बात से इरिटेटेड हैं, और अगर बच्चे ने उनके सामने कोई ऐसी हरकत करी तो वो सही थी या गलत थी, बगैर इसकी परवाह करे वो सिर्फ अपना जो अंदर का गुस्सा या अंदर का उबाल है बस उसको निकाल करके बाहर उनका चाहे हाथ चल जाता है या कुछ ऐसी बात बोलते हैं जिसका वॉल्यूम भी बहुत हाई होता है। तो वो अनुशासन कहाँ रह गया? वो तो निरंकुशता हो गई। अगर बच्चे निरंकुश हो सकते हैं तो मैं कहता हूँ पेरेंट्स और गार्डियंस भी अक्सर निरंकुश हो जाया करते हैं, और बच्चे जो हैं वो उनकी ही निरंकुशता या उनके अनुशासन उसी का परिणाम होते हैं। तो सामने जो चीज़ निकल करके आ रही है कि बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, तो आप ये निश्चित समझ लीजिए कि ये उनके पेरेंट्स का अनुशासन था या उनके पेरेंट्स की निरंकुशता थी। तो ये भी जो होता है, इस तरीके से भी पेरेंट्स जो करते हैं उस पर भी लगाम लगनी चाहिए, और उनको पहले खुद समझना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो कहाँ तक सही है, तब सामने वाले पर वो इसको थोपें। आशा करते हैं सर कि जो हमने आपसे सवाल पूछा और जो आपने जिस बेहतरीन तरीके से हमें आंसर दिया इस सवाल का, तो सारे पेरेंट्स तक भी ये बात पहुंची होगी, काफ़ी बच्चों तक भी ये बात पहुंची होगी। हमारी यही कोशिश है कि जो हमारा ये शब्द है, जो हमारी जो क्वेश्चन है, जो हम सवाल उठा रहे हैं, वो हर घर में पहुँचे, हर तरफ ये गूंजे कि पेरेंट्स की भी भूमिका अपने बच्चों को संवारने में काफ़ी ज़्यादा होता है, और बच्चों का भी ये पूरा हक बनता है कि वो अपनी जो ड्रीम्स हैं उसको दबाने के बजाय अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें कि आगे चल के ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा निखर सकती हैं। दीपक जी, अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि जो दुनिया है वो दो भागों में बटी हुई है। एक 10% वाले लोग हैं जो पूरी दुनिया पर रूल कर रहे हैं और वो पूरा ताकत रखते हैं किसी भी चीज़ को बदलने की, और जो सर 90% वाले लोग हैं वो टोटली डिपेंड हैं इन 10% वाले लोगों पर। वह चाह कर भी इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सर, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, कुछ तो इधर से उधर और उधर से इधर चलता रहता है। मतलब 10 से 90 की ओर जाना कुछ लोग जाते रहते हैं, कुछ 90 से 10 की ओर भी जाते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम होता है। तो ये बात आपका कहना सही है कि 10% ही ऐसे हैं जो रूल कर रहे हैं और बाकी के लोग उनके इशारों पे चल रहे हैं। और होता भी ऐसे, जो रूलर है जब वो उसके हाथ में बहुत ताकत है, उसके हाथ में सब बहुत कुछ है, वो चाहता ही नहीं कि 90 में से लोग बड़ी संख्या में निकल करके उस ग्रुप में शामिल हों, क्योंकि अगर उस ग्रुप में लोगों की संख्या बढ़ने लगेगी तो सीधी सी बात है कि वो जो 10% लोग हैं उनके सारे काम जो हैं वो बाधित होने लगेंगे। उनके काम करेगा कौन? तो वो भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, और इसलिए कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करी जाती है कि एक सुबह से लेकर एक रात तक सिर्फ वो अपने एक दायरे में, 90% लोग अपने एक दायरे में घूमते रहें। कुछ तो ऑलरेडी उनके पास वर्क हैं, जो घरेलू वर्क हैं, कुछ सोशल वर्क हैं, और बाकी जो भी उनका समय बीतता है वो 10% लोग उनको अपने कॉरपोरेट घराने में कुछ उसके वर्किंग में इतना उलझाए रखते हैं कि उनको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलता और उनको समय नहीं मिलता है कि वो कुछ अलग से कर सकें। तो इसलिए वो चाहते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन उनको एक जगह रोके रखती है या पीछे की ओर धकेलती रहती है। सर, अगला सवाल हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप एक कॉरपोरेट ट्रेनर भी हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इन दोनों में सर डिफरेंस क्या है? मतलब कॉरपोरेट ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? इन दोनों में डिफरेंट क्या है सर? एक्चुअली है क्या कि जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इसमें 2 स्टेप कहे आते हैं। एक होता है अवेकनिंग, कि अवेकनिंग का मतलब कि पहले लोगों को जगाओ। अगर किसी को कुछ सिखाना है, मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि एक कोई शख्स है जो सो रहा है, तो पहले हम उसे क्या करेंगे? जगाएंगे या पहले सिखाएंगे? तो अल्टीमेटली तो कॉर्पोरेट ट्रेनर का काम यही है कि उसको कुछ सिखाना, लेकिन उसके पहले रोल आता है एक मोटिवेशनल स्पीकर का कि उसको जगाना। तो पहले लोगों को जगाइए, क्योंकि जब तक लोगों के दिमाग में ये नहीं आएगा मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे इस 90% वाले दायरे को ब्रेक करके
उन 10% लोगों में आना है जो कुछ बड़ा करते हैं, इतिहास रचते हैं। ये होता है अवेकनिंग, और ये एक मोटिवेशनल स्पीकर का काम होता है। तो मोटिवेशनल स्पीकर क्या करता है कि पहले एक सोए हुए को जगाता है, उसके अंदर वो एक इंटरनल चाहत पैदा करता है, वो खुद सोचने लग जाए कि मुझे कुछ बड़ा करना है। जब वो इस स्थिति में आ जाता है तो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर का रोल शुरू होता है कि अब इसको कुछ सिखाया जाए कि अब ये जाग चुका है, सीखना चाहता है, तो अब इसको बताया जाए कि कौन सा वो रास्ता है जिस पर चलकर वो बड़ी मंजिल फतेह करी जा सकती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इस जवाब से काफ़ी लोग प्रेरित हुए होंगे, काफ़ी लोग जगे भी होंगे। सर अगला सवाल हमारा ये है कि ये जो शोर है सफल 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 कामयाबी, ये चारों तरफ गूंज रही है। सर हमने भी काफ़ी देखा है कि आपने भी अपनी लाइफ में काफ़ी देखा होगा कि लोग एक मुकाम पे पहुंचने के बाद, एक सफल होने के बाद, ऐसी उनके लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आती है, एक ऐसा पल आ जाता है कि वो एक हाइट पे पहुंचने के बाद फिर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। इसका कारण क्या हो सकता है सर? देखिए, सफलता में भी यही होता है कि इसके भी 2 स्टेप हैं, एक सफलता प्राप्त करना और एक उसे बनाए रखना। तो जब 2 स्टेप हैं कि एक प्राप्त करना और दूसरा बनाए रखना, तो सीधी सी बात है कि दोनों की ही तैयारी करनी पड़ती है। लोग क्या करते हैं, लोग बस यही समझते हैं एक बार मेरी दुकान चल जाए, एक बार मेरा कोई वेंचर या ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप हो जाए, एक बार वो चलने लग जाए, बस एक बार मुझे जॉब मिल जाए बस। तो ये तो सफलता प्राप्त करना हुआ। सेकंड स्टेप की तो तैयारी ही उन्होंने अगर नहीं करी है तो कुछ समय बाद तो उनको वापस आना ही है, क्योंकि एक बार सफल हो गया कोई, एक बार किसी ने अपना वेंचर बहुत अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर लिया, सब कुछ चलने लगा, लेकिन उसने अपना मकाम ही बस यही सेट किया था, एक बार मेरा वेंचर, मेरा ऑर्गेनाइजेशन एक बार चलने लग जाए, तो चलने लग गया वो। अब लेकिन सेकंड स्टेप था कि इसको बनाए रखना, इसकी भी तो काबिलियत होनी चाहिए, इसकी भी तो स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए। लेकिन प्लानिंग यूजुअली ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है सिर्फ वो सफल होने की प्लानिंग करते हैं, सफलता को बनाए रखने का भी, क्योंकि सफलता प्राप्त करना बड़ी बात है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ी बात है उसको बनाए रखना। तो जिस तरीके से प्राप्त करने के लिए मशक्क़त करनी पड़ती है, टैलेंट की ज़रूरत होती है, एबिलिटी की ज़रूरत होती है, वैसे ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो सफलता को बनाए रखने के लिए भी बड़ी ज़रूरी होती हैं। सर इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा भी सवाल है आपसे कि लोग जो सफल हो जाते हैं तो वे सफलता पे ही चलते रहें, वो कामयाबी उनको मिलती ही रहे, इस कामयाबी को बनाए रखने के लिए वो क्या करें? जैसे मैंने बताया कि जैसे सफल होने के लिए कोई स्ट्रेटजी प्लान करता है। अब मान लीजिए एक किसी आदमी के अंदर सारी काबिलियत नहीं हो सकती, तो वो जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है ऐसे काबिल लोगों को हायर करता है, या ऐसे लोगों का ग्रुप बनाता है और फिर सफलता की ओर आगे बढ़ता है। वही स्टेप उसको सफलता को बनाए रखने के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही एक बार सफल होता है आदमी तो उसको लगने लगता है कि अरे अब तो मैं कामयाब हो गया, अरे अब तो मैं पहुंच गया मुकाम पर। अब उसको अपने अगल बगल जिन लोगों के ग्रुप को बना करके वो आगे बढ़ा था, अब उनसे ही वो दूरी बनाना शुरू कर देता है, उनसे ही उसका बिहेवियर चेंज होने लग जाता है कि अरे अब तो मैं सफल हो गया, जबकि वो ये बात भूल जाता है सिर्फ पहले स्टेप को आपने क्रॉस किया है, अभी दूसरा बाकी है सफलता को बनाए रखना। तो वो ग्रुप पर, जिन ग्रुप की वजह से वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, अब उस ग्रुप का उसे वैसे ही सम्मान करना चाहिए, और फिर उसमें कुछ, उस संगठन में कुछ और लोगों को ऐसे शामिल करे कि जिससे वो सफलता बनी रहे। तो कुछ लोगों को शामिल करने की बजाय वो उन्हीं लोगों से अपना बिहेवियर कुछ इस तरीके से रखता है कि वो लोग ही उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, और यहीं से ये पहला स्टेप है। ऐसे बहुत सारी रीज़न है, लेकिन मैंने आपको पहला स्टेप बताया कि कहाँ से गिरने की शुरुआत होती है। तो सर आपके नज़रिए में परिभाषा क्या है सफलता की? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा, और हो सकता है कि तमाम लोगों की इस बारे में अलग अलग बातें हों, लेकिन जो मुझे लगता है मैं वो बता रहा हूँ कि जैसे एक किसी शख्स ने बहुत पैसा कमाया, बहुत उसको चाहत थी कि मैं कुछ बड़ा करूँ, खूब पैसा कमाना है, कमा लिया, तो यूजुअली लगने भी लगता है कि यस ही इज़ सक्सेसफुल, लेकिन मुझे लगता है कि अभी नहीं, ये अधूरी सफलता है। किसी का टारगेट होता है कि मुझे अपनी फिजिक, अपनी बॉडी बहुत अच्छी बनानी है, जिम जाना है और कुछ इस तरीके से अपना रूटीन रखना है
कि मेरी सेहत बहुत अच्छी बने, मेरी मसल बने, और उसने बना लिया, तो लगने लगता है कि ही इज़ सक्सेसफुल। मैं भी कह रहा हूँ हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये भी अधूरी बात है। एक किसी को लगता है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग मुझे जानें, सिर्फ मेरे शहर में या मेरे प्रदेश में नहीं, देश में या विदेशों में भी मेरा नाम हो, और वो कुछ ऐसा करने लगता है और दीर्घ कुछ समय के बाद उसका भले ही विदेशों में ना सही लेकिन एक लेवल आने लगता है कि चारों तरफ उसके नाम की चर्चा होने लगती है, लोग इज्जत तवज्जो देने लगते हैं, तो लगता है ही इज़ सक्सेसफुल। मैं भी कहता हूँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी ये अधूरी चीज़ है। तो वास्तविकता क्या है फिर? तो मेरी समझ से मैं तो यही मानता हूँ कि अपनी सेहत को बरकरार रखते हुए, धन कमाते हुए, और तब इज्जत कमाई जाए, मतलब ये तीनों चीज़ों का समावेश हो कि नाम भी हो, और नाम भी एक अच्छे सेगमेंट में नाम हो कि लोगों की एक फेम भी बढ़े, पैसा भी कमाया जाए और सेहत भी बरकरार रहे। क्योंकि अगर पैसा बहुत कमा लिया और सेहत जो है वो गड़बड़ हो गई, तो भी मैं समझता हूँ कि अधूरी सफलता थी। तीनों चीज़ें जब तक नहीं रहेंगी तब तक मैं नहीं समझता कि कोई आदमी सक्सेसफुल हुआ। सर, जैसा कि आपने कहा कि किसी इंसान को कामयाब बने रहने के लिए तीनों चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, फेम, नेम, मनी, और हम एक और जो सर ने बताया हेल्थ, राइट। तो सर एक बात आपसे ये पूछना था कि इन सब चीज़ों को बरकरार रखने के लिए लोगों में मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब हर वक्त लोग सर मोटिवेट तो रह नहीं सकते, क्योंकि सर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपकी जो टोन है, जो तरीका है जवाब देने का, वो बेहतरीन है। तो सर आप परमानेंटली ऐसा लगता है मोटिवेट रहते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो हर वक्त मोटिवेट नहीं रह सकते।